बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज एफआर में हमारा एक बहुत ही न्यू टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि मस्ट होता है। सेकेंड वन, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर करनी होती है तो हमारे पास सिंगल एंटिटी भी होती है, हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस होता है और कुछ स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं। उन एडजस्टमेंट्स को करते हुए हम उसके बाद क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी के साथ साथ हमारे पास अक्सर एक से ज़्यादा एंटिटीज आ जाती हैं, जिसे हम ग्रुप अकाउंटिंग या कंसोलिडेशन कहते हैं। हम उसको क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। ये वो कंसेप्ट है जो आपने एफएफए या एफ3 में लिया हुआ है, बट बहुत सारे आप में से स्टूडेंट वो होंगे जो शायद एग्जेम्प्ट हुआ हो, जिनको F3 या उन्होंने F3 काफ़ी पहले दिया हो। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कंसोलिडेशन क्या होती है, कंसोलिडेशन क्यों की जाती है, कंसोलिडेशन में इवन पेरेंट और सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल क्या होता है, कब हम जो है वो कंसोलिडेशन करते हैं, कब कोई ऐसी कंडीशन जहां पे हमने कंसोलिडेशन नहीं करनी। तो आज का जो पहला लेक्चर है हम उसमें थ्योरेटिकली चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद फिर हम एक एक स्टेटमेंट को, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, और हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी डिटेल चीज़ होगी, वो एक से ज़्यादा लेक्चर्स में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कवर करेंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएट्स, क्योंकि हम जब भी एसोसिएट्स कंपनीज क्या होती हैं वो बात करेंगे, और जब हम एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर भी बात होगी। और आखिर में हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी पे। तो हमारी जो कंसोलिडेशन है एफआर में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगर इसमें बताऊं कि जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए के अंदर मेजॉरिटी जो मैंने देखा है 4 से 5 इवन क्वेश्चंस भी कंसोलिडेशन से आ जाते हैं अगर वो हमें सेक्शन सी में ना पूछे। और अक्सर ऐसा भी होता है कि सेक्शन ए में भी 3-4 आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ एक लॉन्ग सेक्शन सी में आपको पता है 2020 के 2 मार्क्स आते, 2 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से एक जो सवाल है वो किसका आ सकता है, वो कंसोलिडेशन का आ सकता है। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने F3 में पढ़ा, FFA में पढ़ा या FA में पढ़ा, FR में पढ़ रहे हैं, और इसी तरह जब हम SBR में जाएंगे तो हम ये टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि व्हाट इज कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन को हम अक्सर कहते हैं कि ग्रुप अकाउंटिंग हो रही है। तो ग्रुप क्या होता है, कहता है इफ वन कंपनी ओन्स मोर देन 50% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, कहता है इससे क्या होगा, दिस इज यूजली गिव द फर्स्ट कंपनी कंट्रोल ऑफ द सेकंड कंपनी। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो ग्रुप नहीं बनेगा, फिर पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन नहीं बनेगा। फर्स्ट कंपनी विच इज पेरेंट हैज enough voting right to appoint all of the director of the second company। तो जो कंपनी इक्वायर कर रही है, जो इन्वेस्ट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट कंपनी। और जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है उस कंपनी को हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी कहते हैं। कहते हैं P is able to manage as if it were merely a department of P rather than a separate entity। हम PS को इसी तरह कंट्रोल कर रही होती है जैसे एक उसका अपना डिपार्टमेंट है, तो हम उसको 2 एंटिटीज नहीं कहते, हम उसे एक ही एंटिटी कहते हैं। कहता है इन स्ट्रिक्ट लीगल टर्म P and S remain distinct, मतलब P और S होते तो लीगली सेपरेट हैं, बट इन इकोनॉमिक सब्सटेंस they can be recorded, they can be regarded as a single unit or a group। तो ग्रुप एज अ होल, जब पेरेंट और उसकी सब्सिडरी, एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज, एक से ज्यादा सब्सिडरीज भी हो सकती हैं, तो उस सारे को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। हम उसको ग्रुप अकाउंटिंग, जब हम उसकी कंसोलिडेशन करते हैं तो हम कंसोलिडेशन भी करते हैं, कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, ग्रुप अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। कंसोलिडेट करना क्या होता है, हम अकाउंट्स को आपस में मर्ज कर रहे होते हैं, कोई मैकेनिज्म है जिसको हमने फॉलो करना है, तो उस मैकेनिज्म के साथ हमने अकाउंट्स को ऐड करना है, मर्ज करना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंसोलिडेशन कहेंगे। अब कंसोलिडेशन में चलने से पहले अगर हम देखें हमारे एफआर के सिलेबस के अंदर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, तो उसने कहा
हमारे पास पहला स्टैंडर्ड क्या है, IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, IFRS 10 consolidated financial statements and IAS 28 investment in associates and joint ventures। तो हम इस कोर्स के अंदर FR में बिजनेस कॉम्बिनेशन IFRS 3 है जिसमें गुडविल की बात करता है, पॉजिटिव नेगेटिव गुडविल क्या है, किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, IFRS 10 जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है, जो कंट्रोल के बारे में बताता है आपको, और IAS 28 जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स की बात करेगा। इसी तरह कहते हैं इन एडिशन टू द अबव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास ISB ने एक नया स्टैंडर्ड इशू किया जिसे हम क्या कहते हैं, IFRS 12, जो कि हमारे FR के कोर्स में नहीं है। और ये क्या है, ये डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, इसलिए ये हमारे SBR के कोर्स में हम ज़रूर देखेंगे कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ में तो उससे रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। तो वैसे तो स्टैंडर्ड ज़्यादा हैं बट हम FR में क्या देखेंगे, IFRS 3 होता है जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है, IFRS 10 है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर है। तो आपने फिक्र नहीं करनी, IAS 28 को, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को हम एक सेपरेट पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम पूरी एक क्लास एसोसिएट की अकाउंटिंग की डिस्कशन करेंगे। सो चलते हैं जी बिल्कुल बेसिक, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने शायद F3 भी नहीं पढ़ा, तो हम बिल्कुल बेसिक से जाते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन हमें बताता है IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजेस द फॉलोइंग डेफिनेशंस, व्हाट आर दे। सबसे पहले पेरेंट। पेरेंट क्या है, वो एंटिटी जो एक या एक से ज्यादा एंटिटीज को क्या करे भाइयों, कंट्रोल करे। जो एक एंटिटी एक या एक से ज्यादा एंटिटीज को कंट्रोल करे तो कंट्रोल करने वाले को पेरेंट कहते हैं। जिस पे कंट्रोल हो उसे सब्सिडरी कहा जाता है। एन एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी। तो कंट्रोलिंग एंटिटी क्या होगी, जो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर है, वो क्या होगा, वो पेरेंट होगा। और इन्वेस्टी जहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, उस कंपनी को हम सब्सिडरी कहेंगे। तो एन एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी नोन एज, जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, पेरेंट, और जिसको कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, वो है सब्सिडरी है। अब कहता है कि कंट्रोल क्या है, बात ही किसकी हो रही है, एक एंटिटी दूसरी को कंट्रोल करे, एक एंटिटी जो दूसरे के कंट्रोल में हो। तो व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल क्या है, तो कंट्रोल पर समझना बहुत जरूरी है। कहता है एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी, इन्वेस्टर पेरेंट, इन्वेस्टी सब्सिडरी, व्हेन द इन्वेस्टर is exposed or has rights to variable returns from its involvement with the investee। अगर मैं कहीं पे इन्वॉल्व हो जाता हूं और मैं उसके रिटर्न्स को चेंज कर सकता हूं तो इसका मतलब आई हैव द पावर। तो जब मेरे पास पावर है तो इसका मतलब कंट्रोल मेरा है। एंड हैज द एबिलिटी टू इफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंट्रोल कहेंगे। तो कहता है जी कंट्रोल इज आइडेंटिफाइड बाय IFRS 10 एज द सोल बेसिस फॉर कंसोलिडेशन। देखो यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि 50% प्लस शेयर्स, नॉर्मली FFA में हम देख रहे होते थे, हम क्या कहते थे जी, P acquired 60% शेयर्स ऑफ S, तो हम कहते थे पेरेंट और सब्सिडरी। परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, परसेंटेज नॉर्मली 50% से ज्यादा पे, जब हम 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदें तो पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन बन जाता है, बट ऐसी मस्ट नहीं है। हाँ, अगर आपके पास 60% शेयर्स हैं एंड यू डोंट हैव द कंट्रोल तो ये पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन नहीं बना। तो कंट्रोल इज आइडेंटिफाइड बाय IFRS 10 एज द सोल बेसिस फॉर कंसोलिडेशन। तो एक जो मेन सोल बेसिस है वो क्या है, वो है कंट्रोल। तो कहता है 3 एलिमेंट्स है, पावर ओवर द इन्वेस्टी, exposure or right to variable returns from involvement with the investee, and ability to use its power over the investee। अगर आपके पास पावर है और आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप उस पावर को यूज कर सकें, तब भी आपके पास कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पावर हो, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट से आप अपने रिटर्न्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड यू हैव द एबिलिटी टू यूज योर पावर ओवर द इन्वेस्टी। तो ये 3 बातें किसने कही, ये 3 बातें IFRS 10 ने हमें बताई। तो कहता है एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ
ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाऊं? तो कहता है अ पेरेंट नीड नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ। वो कौन सी कंडीशन है जब पेरेंट कंसोलिडेशन नहीं करेगी? तो कहता है द पेरेंट इटसेल्फ इज अ होली ओन्ड और अ पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी। तो जब एक पेरेंट पी ने एस को एक्वायर किया तो पेरेंट कौन है? पी। अब ये जो एस है इसने एक और एंटिटी को खरीद लिया, एस वन को। अब एस वन के लिए पेरेंट कौन है? एस वन के लिए ये जो एस है, दिस एस इज अ पेरेंट। अब ये वो पेरेंट है जो खुद किसी की सब्सिडरी है। एस वन के लिए तो ये पेरेंट है, इसे हम इंटरमीडिएट पेरेंट भी कहते हैं। तो ऐसे जो इंटरमीडिएट पेरेंट होंगे वो क्या करेंगे? वो कंसोलिडेट नहीं करेंगे। तो क्या हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करती हो तो कंसोलिडेशन नहीं होगी, एग्जम्पशन है। नंबर वन, द पेरेंट इटसेल्फ is a wholly owned subsidiary or a partially owned subsidiary and its owner including those not otherwise entitled to vote have been informed about and do not object to the parent not preparing consolidated financial statements। ठीक है कि जो इनके जो शेयर होल्डर्स हैं हम उन्हें बता देंगे कि हम क्यों नहीं कंसोलिडेशन कर रहे, क्योंकि हम किसी और के कंट्रोल में है जिसकी वजह से हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे। फिर क्या कह रहा है? द पेरेंट डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट ट्रेडेड इन द पब्लिक मार्केट। तो सिंपली कंसोलिडेशन कब होगी? जब लिस्टेड कंपनीज होंगी। प्राइवेट कंपनीज कंसोलिडेट नहीं करती तो कंसोलिडेशन उनके लिए मस्ट नहीं है। तो आप अगर आपके पेरेंट के डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पब्लिक में ट्रेड नहीं होते तो वो कंपनी भी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम कंसोलिडेशन। द पेरेंट डिड नॉट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सिक्योरिटी कमीशन। तो जब आप रजिस्टर्ड नहीं है सिक्योरिटी कमीशन के साथ तब आप फाइल नहीं करेंगे। जब फाइल नहीं करेंगे तो कंसोलिडेशन की भी जरूरत नहीं है। द अल्टीमेट पेरेंट कंपनी प्रोड्यूस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो अल्टीमेट था, जो कि ये पेरेंट था, ये अल्टीमेट पेरेंट था, जब ये कंप्लाई कर रहा है, ये IFRS के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर एस को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशंस थी जहां पे हम कंसोलिडेट नहीं कर सकते और कोई रीजन नहीं हो सकती एक्सक्लूड करने की। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस है, ये कोई रीजन नहीं है। हमने अगर आप पेरेंट हैं, सब्सिडरी सही परफॉर्म नहीं कर रही तो कुछ नहीं, फिर भी आप उसे क्या करेंगे? कंसोलिडेट करेंगे। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, स्टिल वो देखें, एक पेरेंट है और बच्चा है। अगर बच्चा गरीब होगा तो बच्चा तो आपका बच्चा ही, आप पेरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि वो ठीक नहीं है या उसने सही परफॉर्म नहीं किया तो अब हमारी औलाद नहीं है, तो वो फिर भी हमारा ही है। वो पेरेंट सब्सिडी का रिलेशन फिर भी रहेगा। पुअर परफॉर्मेंस हो, पुअर फाइनेंशियल पोजीशन हो, या आप दोनों की डिफरेंट एक्टिविटीज हो, डिफरेंट ईयर एंड्स हो, डिफरेंट करेंसीज हो, डिफरेंट कंट्रीज हो, तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है एक्सक्लूड करने की। एक्सक्लूड करने की वैलिड रीजंस क्या हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस कर ली कि अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है या खुद इंटरमीडिएट कंपनी है, उसके शेयर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट पब्लिक में ट्रेड नहीं होते, तो दीज आर द वैलिड रीजन टू एक्सक्लूड फ्रॉम कंसोलिडेशन। एंड जो बाकी रीजंस जो अक्सर चाह रहे होते हैं डायरेक्टर्स कि ये इस वजह से कंसोलिडेट ना हो, बट स्टिल यू हैव टू कंसोलिडेट बिकॉज these reasons are not permitted under IFRS accounting standards. Moving on, IFRS 10 and IAS 27 do not specify any other circumstances when subsidiaries must be excluded from consolidation. However, there may be specific circumstances that merit particular consideration as follows. नंबर वन, सब्सिडरी हेल्ड फॉर रीसेल। अगर आप कोई भी सब्सिडरी खरीदते हैं और आपकी नीयत क्या है कि मैंने इस सब्सिडरी को सेल कर देना है, तो फिर आप उस सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करेंगे। उस सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट आप करेंगे। आपको स्टैंडर्ड याद होगा IFRS 5, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है? हम उसे करंट एसेट्स में एक सिंगल वैल्यू लिख लेते हैं, और वो क्या होती है? वो लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। तो हेल्ड एज करंट एसेट इन्वेस्टमेंट एट द लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडरी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर रीसेल पर्पस. Next point is materiality. If the results of the subsidiary is not material, so अगर हम उसे कंसोलिडेट करें, हम उसके वैल्यूज को ऐड करें या ना करें, तो वो इतना मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं लाता. तो अब अगर वो मटेरियल नहीं है तो आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू कंसोलिडेट. तो कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट अप्लाई टू इमटेरियल आइटम्स. तो देयरफॉर एन इमटेरियल आइटम need not to be consolidated. So there are two reasons: subsidiary held for resales and materiality. अभी लास्ट जो अटेम्प्ट थी उसके अंदर स्टूडेंट से पूछा गया था कि कौन सी ऐसी वैलिड रीजन है जिसमें हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. तो उसमें पुअर परफॉर्मेंस, पुअर पोजीशन की भी बात की थी. तो ये वो रीजंस हैं जिसमें हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते. वैलिड रीजंस क्या हैं वो अभी हमने डिस्कस कर ली. अच्छा जी, अगर सेम ईयर एंड ना हो, पेरेंट और सब्सिडी का सेम ईयर एंड ना हो, तो क्या करते हैं, तो 3 मंथ्स तक का गैप हमें स्टैंडर्ड कहता है हम एक्सेप्ट कर लेंगे. और 3 मंथ से ज्यादा का अगर गैप होगा तो जो ईयर एंड पेरेंट का है उस ईयर एंड के मुताबिक सब्सिडी को अपने रिजल्ट्स बना के देने हैं ताकि दोनों के अकाउंट्स क्या हो जाएं, मर्ज हो जाएं. बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम यहाँ से पढ़ भी लेते हैं. क्या कहता है, कहता है सम कंपनीज इन द ग्रुप में हैव डिफरिंग अकाउंटिंग डेट्स. यस, दिस इज normally a practice. In practice, such companies will often prepare financial statement up to the group accounting date for consolidation purpose. तो कहता है जब ऐसा होता है तो वो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी पेरेंट के मुताबिक, ईयर एंड के मुताबिक अपनी क्या बना लेंगी, अपने अकाउंट्स को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर देंगी. फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन IFRS 10 स्टेट्स दैट, IFRS 10 क्या कहता है, where the reporting date for a parent is different from that of a subsidiary. जब parent और subsidiary की date different होगी तो क्या होगा, the subsidiary should prepare additional financial information as of the same date as the financial statement of parent unless it is practicable to do so. अगर practicable है तो आप वो कर लें, otherwise आप क्या करें, आप उसे avoid भी कर सकते हैं. अगर ये प्रैक्टिसेबल नहीं है तो IFRS 10 अलाउ करता है यूज ऑफ सब्सिडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट नॉट मोर देन 3 मंथ्स अर्लियर और लेटर देन द पेरेंट रिपोर्टिंग डेट. तो 3 मंथ्स का आप गैप ज्यादा या कम का रख सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं. विद ड्यू एडजस्टमेंट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अदर बिटवीन द डेट्स, और उन डेट्स में भी जो मेजर ट्रांजैक्शन है उनको आप एडजस्ट कर लें. तो ये हमारे पास था कि ईयर एंड अगर डिफरेंट हो तो क्या ट्रीटमेंट की जाएगी. और अकाउंटिंग पॉलिसीज देखिए दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. पेरेंट और सब्सिडरी जब हमने कंसोलिडेट करना है तो कंसोलिडेट करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम होनी चाहिए. इफ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप यूजेस अकाउंटिंग, अच्छा सेम होनी चाहिए, किसकी पॉलिसीज मना है जो है, किसकी पॉलिसीज के मुताबिक. यहाँ पे एक सवाल बनता है कि किसकी पॉलिसी के मुताबिक कंसोलिडेशन होनी चाहिए, पेरेंट या सब्सिडरी. तो अब यहाँ पे बात है पेरेंट के मुताबिक काम होगा. तो इफ अ मेंबर ऑफ ग्रुप यूजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज अदर देन दोज अडॉप्टेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लाइक ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स आर मेड to that group members financial statement in preparing the consolidated financial statements to ensure conformity where the accounting with the group accounting policies. तो जो ग्रुप कर रहा है, अगर एक सब्सिडी आई वो डिफरेंट कर रही है तो उस सब्सिडी को भी हम किसके मुताबिक, ग्रुप के मुताबिक, पेरेंट के मुताबिक हम उसको अकाउंटिंग प्रैक्टिस करेंगे. इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे जाएं, हम कुछ थ्योरेटिकली देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा. तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, एक्वायर करने के लिए क्या किया जाता है, अगर जब उसके पास कंट्रोल आ जाए तो जो कंट्रोल जिसके पास आया है उसे हम क्या कहेंगे, पेरेंट, और जिसके ऊपर वो कंट्रोल कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, सब्सिडी कहेंगे. कंट्रोल कब आता है, कैसे आता है, हमने डिस्कस कर दिया. और किन जगहों पे हम कंसोलिडेशन को अवॉइड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हमने कंसोलिडेशन करनी मस्ट है. तो चलते हैं, 2-4 क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, देखते हैं इन MCQs को. कहता है which of the following definition is not included within the definition of control as per IFRS 10. IFRS 10 के मुताबिक बताएं which of the following is not included with the definition of control. तो definition of control में क्या था, having power, yes था,
Having exposure or right to variable returns? Yes. Having the majority of shares in the investee, ऐसी तो हमने चीज नहीं पढ़ी थी। तीसरी जो मुझे चीज याद है वो मैंने कहा था ability to use the power, पावर भी हो एबिलिटी भी हो, आप उस पावर को यूज कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन थी। तो इसका मतलब जो हमारे पास नॉट वाली ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सी है? सी जो है वो डेफिनेशन पे, कंट्रोल की डेफिनेशन पे अकॉर्डिंग टू IFRS 10 नहीं आता। तो having power over the investee, having exposure or rights to variable return from investment with the investee, having the majority of shares, ये नहीं था। कंट्रोल का मतलब हैविंग द मेजॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज अनलाइकली टू प्रेजेंट कंट्रोल ओवर एन इन्वेस्टी? ओइंग 55%, मेजॉरिटी तो है, क्या कंट्रोल है? कंट्रोल के लिए मेजॉरिटी की बात नहीं हुई। अभी हमने कहा कि मेजॉरिटी मस्ट नहीं है। एंड बीन एबल टू सिलेक्ट 4 ऑफ द 7 डायरेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? क्या आपके पास कंट्रोल आएगा? यस, क्योंकि 50% की वजह से नहीं, 4 आउट ऑफ 7। 4 आउट ऑफ 7 का मतलब क्या है? मोर देन 50%। तो जब आपके पास मोर देन 50% है, आपके पास मेजॉरिटी है, तो आपका कंट्रोल है। तो कहते हैं बताओ अनलाइकली कि जहां पे कंट्रोल नहीं होगा, यहां पे तो कंट्रोल होगा, हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन है? यस, बिल्कुल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ओइंग 51%, बट आप अगेन 50 से ज्यादा है। तो 50 से ज्यादा पे हमने कहा था नॉर्मली कंट्रोल आता है, बट मस्ट नहीं है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट द डिसीजन नीड टू बी नॉनमस कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर। तो इसका मतलब क्या है कि आप 51% लेके भी आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप डिसीजन खुद से नहीं कर सकते। तो ये क्या है? अनलाइकली टू प्रेजेंट अ कंट्रोल। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते बी पढ़ लेते हैं। कहता है हैविंग करंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शंस विच विल टेक द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी टू 55। अगर आपके पास जो ऑप्शन थी प्लस जो आपके पास शेयर थे सबको मिला के यू हैव 55% वोटिंग राइट्स हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो वो आपके लिए क्या है? कंट्रोल है। ओइंग 40% ऑफ द शेयर्स, यू हैव लेस देन 50% बट मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। तो अगेन जब मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स आपके पास हैं तो यू हैव द पावर। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन ठीक थी? मतलब जो जहां पे कंट्रोल नहीं आ रहा था वो ऑप्शन बी थी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन? देखो तीनों सवालों में एक चीज कॉमन थी, पहले में भी नॉट कहा, दूसरे में अनलाइकली कहा, तीसरे में फिर नॉट कहा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन विच मस्ट बी मैट फॉर द पेरेंट टू बी एग्जाम्ड फ्रॉम फॉर प्रोड्यूसिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? द एक्टिविटीज ऑफ द सब्सिडी आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो हमने कहा था बेशक डिफरेंट हो, स्टिल वी हैव टू कंसोलिडेट। द अल्टीमेट पेरेंट कंपनी प्रोड्यूस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंप्लाई with IFRS accounting standards and are publicly available. The parent debt or equity instruments are not traded. The parent itself is a wholly owned subsidiary or partially owned subsidiary whose owner do not object to the parent not producing consolidated financial statements. तो अब हमें क्या कह रहा है? Which of the following is not a condition which must be met for the parent to be exempt? तो कौन सी कंडीशन नहीं है? तो पहली कंडीशन नहीं है। अगर ये कंडीशन होगी भी, अगर डिफरेंट भी क्या होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज भी होंगी, स्टिल वी हैव टू कंसोलिडेट। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारा लास्ट आज की क्लास का सवाल है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट? For consolidation, it may be acceptable to use financial statement of the subsidiary if the year end differ from the parent by 2 months. Yes, हमने कहा था 3 months तक डिफर हो सकता है। तो ये बात यहां तक तो ठीक कह रहा है, करेक्ट है। आगे भी पढ़ लेते हैं, क्या कोई और करेक्ट तो नहीं आ गई? For consolidation, all companies within the group must have the same year end. नहीं, जरूरी नहीं है। अगर ईयर एंड चेंज होता है तो हमने कहा था हम पेरेंट के मुताबिक बनाते हैं। अगर 3 मंथ से ज्यादा का डिफरेंस हो तो मस्ट नहीं है कि आपका सेम ईयर एंड हो।
All companies within a group must have the same accounting policies. All companies within a group must have the same accounting policy in their individual financial statement. Individual में different हो सकती हैं, consolidate करते हुए same होगी. यहां पे बहुत सारे बच्चों ने C ऑप्शन लगाया, बट यहां पे देखो उसने क्या कहा कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स तो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअली तो आप काम कर सकते हैं, जैसा चाहें वो पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, बट व्हेन वी हैव टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो एट दैट पॉइंट हमें दोनों की पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा. कहता है ओनली 100% सब्सिडीज नीड टू बी कंसोलिडेटेड. नहीं, तो बाकियों का क्या कसूर है? कंसोलिडेशन कब होगी? जब कंट्रोल आएगा. अगर 80% है, 60% है, 70% है, लेस देन 50% भी है, कंट्रोल है, तो आपकी सब्सिडी है. तो 100% ओन करना कोई कंडीशन नहीं है, तो ऐसी बात ठीक नहीं है. तो कौन सी बात ठीक थी? फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको चीजें समझ आ गई होंगी. आज हमने कुछ खास नहीं पढ़ा, सिर्फ ये देखा है कि कंसोलिडेशन क्या होती है, कंसोलिडेशन कौन सी कंपनी करती है, पेरेंट कंपनी क्या है और सब्सिडरी क्या है. उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसोलिडेशन को दोबारा से वो जो एफएफए में देखा था, F3 में देखा था, वहां से शुरू करेंगे और तमाम एडजस्टमेंट्स करते हुए विद प्रैक्टिस हम आगे चलेंगे. इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ख्याल रखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.